अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मेरे साथ भाई भाई साहब हैं, हाँ साहब का नाम। राना साहब हैं। तो आज ये पाकिस्तान से तकरीबन 4 साल पहले आए थे डंकी लगाकर इस्तंबुल में, और इन्होंने अपनी किमलिक यानी शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट वगैरह सब हासिल कर लिया है। तो हम इससे पूछते हैं कि किन प्रोसेस से इनको गुजरना पड़ा, कैसे वो पाकिस्तान से तुर्की आए और वो तुर्की में अब क्या करते हैं, और कितना शुरू में जब आए थे कितना लेते थे, और अब क्या कितना पैसे कमा रहे हैं, अब क्या वो खुश हैं कि पाकिस्तान से ज़्यादा तुर्की में पैसा कमा रहे हैं। तो आओ इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, आप जब पाकिस्तान में थे तो अपनी आपकी उम्र कितनी थी? जी जब मैं पाकिस्तान में था तो मेरी उम्र 17-18 साल थी, 18 साल। तो आपको वहाँ कोई काम वगैरह नहीं मिला था? नहीं, काम तो चलो बहरहाल मैं करता था। उधर मेरी कंटीन थी स्कूल में। तो मेरे दोस्त थे इधर काफ़ी, वो बोलते थे कि यार इधर बहुत अच्छा काम है, ठीक है, इधर हम ऐसे हैं, इधर ऐसे हैं। तो मैंने ना बस उनके बातों में आके डेंकी लगाई। तो जब आपको किसी एजेंट ने झूठ बोलकर कहा कि आप यूनान चले जाओ, तुर्की चले जाओ, आप ज़्यादा पैसे कमा लेंगे यहाँ से, तो आपने क्या महसूस किया उस दिन कि पाकिस्तान को 4 5 10 साल के लिए छोड़ जाना है? कोई तकलीफ वगैरह हुई? जी होती है, जब माँ बाप बहन भाइयों को छोड़ना पड़ता है तो तकलीफ़ तो हर इंसान को होती है, ठीक है, चाहे वो जैसा भी मर्ज़ी हो, ठीक है। तकलीफ़ हर इंसान को होती है, तो मुझे भी ज़ाहिर बात थी, है ज़ाहिर मुझे भी हुई थी। बहरहाल मैंने दिल को थोड़ा सा सख्त किया और ये कदम उठा लिया। तो आपने अपने बहन भाइयों को बताया कि मैं तुर्की जा रहा हूँ? नहीं, मेरे किसी घर वालों को नहीं पता था कि मैं तुर्की जा रहा हूँ, ठीक है। जब मैं लाहौर पहुँचा तो मैंने उनको बताया कि मैं अभी कहीं जा रहा हूँ, जब मैं जा पहुँच जाऊँगा तो मैं आपको खबर कर दूँगा, ठीक है। उन्होंने फिर अगर आप उनको बताते तो वो क्या आपको जी तुर्की आने देते? जी अगर मैं उनको बताता तो वो मुझे मना करते, वो नहीं आने देते मुझे इधर। ठीक। आपके साथ कोई आप दोस्त वगैरह या रिश्तेदार वगैरह आए थे आपको? नहीं जी, मेरा दोस्त था गांव का अतीक, ठीक है, और काफ़ी दोस्त थे, पर अतीक मेरे गांव का था, वो मेरे साथ रहा। मेरी मुश्किल घड़ी में भी, मेरे वक्त मुश्किल वक्त काम में भी वो उसने मेरा हाथ बटाया। वो मेरे साथ रहा है, ठीक है, मैं उसके साथ था, वो मेरे साथ था। तो उसने मेरी बहुत हेल्प की है, क्योंकि वो पहले भी 1-2 बार आ चुका था और तीसरी बार मेरे साथ वो आया था, इसलिए उसे पता था सब कामों का। तो नाजरीन, ये हमारे एहतशाम भाई हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, इनका इखलाक भी बहुत अच्छा है तुर्की में। ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान से यानी तुर्की तक क्या रुदाद है। तो राना साहब, जब आप वहाँ से ट्रेन में सफ़र किया था कि ये डेवो वगैरह में कोयटा के लिए? जी मैं लाहौर पहुंचा, उधर हमने ट्रेन की टिकटें ली हैं। तो टिकटें लेके हमने कोई 1-2 घंटा इंतज़ार किया, जब ट्रेन का टाइम हो गया फिर हम ट्रेन में सफ़र किया कराची तक। अगले दिन हम कराची पहुंचे हैं। तो वहाँ हमने 2 दिन स्टे किया है, 2 दिन स्टे करने के बाद फिर हम उधर से रवाना हुए हैं। तो राणा साहब, आप जब कराची पहुंच गए तो आपने कुछ महसूस किया कि मैं 10 साल के लिए, 5 साल के लिए अपने अज़ीज़ वतन पाकिस्तान को, जहां मेरे माँ बाप, बहन भाई और बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं, मैं उनको सब कर छोड़ के जा रहा हूं, तो आपको कोई क्या फीलिंग महसूस हुई? जी आपको तो पता ही है, आप भी जफ़र भाई आए ही हैं इधर, आपको क्या फीलिंग थी वैसी फीलिंग मेरी थी, सबके साथ ही है जैसी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बर्दाश्त किया और दिल पे पत्थर रख के कदम उठा लिया। तो राणा साहब, आपको क्या रेगिस्तान वगैरह से गुजारा गया? जी बहुत ख़तरनाक रास्ते थे जिधर से हमने सफ़र तय किया है, ठीक है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, ठीक है, पर हल किया हमने। जेंट माफिया जो उनसे है ना, वो तो यही कहते थे कि भाई आपको ऐसे लेके जाएंगे, आपको ऐसे लेके जाएंगे, वो सब झूठ बोलते थे। तो राणा साहब, आपको यानी रास्ते में कुछ घबराहट महसूस हुई कि कोई मुझे यहाँ कैद कर ले और पैसे घर वालों से मंगा ले? आपके क्या ऐसे दिल से कोई ख्यालात गुजर रहे थे? जी गुज़र तो सबके होते हैं, बगैर बहरहाल मेरे भी गुजरे थे, ठीक है, बहरहाल मैंने हिम्मत की और मेरे साथ जो लड़का था उसने बोला कुछ नहीं होता, मैं पहले भी आया हूँ तो मसला नहीं बनेगा, कोई टेंशन नहीं होगी। इसलिए उसकी बातों में मैंने इतबार किया और मैं उधर से उसके साथ रवाना रहा।
सफ़र जारी थी। अच्छा, कोई लड़का आपके साथ पहले तुर्की आ चुका था, वो आपको जो साथ ला रहा था? जी वो पहले तुर्की तो नहीं आया, तो बहरहाल 2-3 बार वो पकड़ा गया उधर से, ईरान से 2-3 बार पकड़ा गया और वापस चला गया। तो राना साहब, जब आपने पाकिस्तान की सरहद क्रॉस करके ईरान में दाखिल हो गए, तो आपको पाकिस्तानी एजेंट छोड़कर पीछे चले गए या वो साथ आए ईरान तक? जी पाकिस्तान एजेंट बोला था कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, आपको कोई मसला नहीं होगा। बहरहाल वो हमें लाहौर में ही छोड़ के अलहदा हो गया और हमें अकेला ही रवाना कर दिया। वो नहीं आए, वो तो झूठ बोलते हैं। राना साहब, ईरानी एजेंटों का आपके साथ क्या रवैया था? जी वो तो अपने पैसों के लिए कुछ भी करते हैं। अगर उनको पैसे दे दो तो वो आपको अच्छे तरीके से लेके आएंगे, अगर ना दोगे तो वो आपको कार की जो सी बैक सीट है, जिसे डिक्की डिक्की। बोलते हैं, उनमें सफ़र करवाते हैं। जो पैसे ज़्यादा देता है उसे आगे वाली सीट में बैठा के सफ़र करवाते हैं। तो हमने तो पैसे कहीं दे दिए, जहाँ हमारे पास पैसे है थे तो हमने पैसे दे दिए, जहाँ नहीं थे तो हमने डिक्की में सफ़र किया 1-2 बार। तो राना साहब, मैंने सुना है जो ईरानी एजेंटों को 1000 रुपये या 1500 रुपये पाकिस्तानी दे देता था, उसे कार की अगली सीट पर बिठाया जाता था। तो क्या ये सच है? जी सच ही है, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जी कि जो पैसे दे देते हैं ना उसको फ्रेंड वाली सीट पे बिठा देते हैं, जो नहीं देता उसे डिक्की में बिठा देते हैं। तो राना साहब, आपको कुछ खाने पीने के लिए वो देते थे ईरानी? जी देते थे, हल्का फुल्का कोई देते थे गुजारे कि इंसान जिंदा रहे, बस इतना कुछ देते थे कि इंसान जिंदा रहे। तो राना साहब, आप जब पाकिस्तान के खुशहाल इलाके से, पंजाब से इधर तशरीफ़ लाए ईरान में, ईरान में आकर आपने क्या महसूस किया कि क्या वो पथरीला इलाका है या पाकिस्तान से ज़्यादा खूबसूरत है? जी क्या? मेरे प्यारे पाकिस्तान जैसी दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। जब मैं ईरान में पहुंचा तो मुझे पाकिस्तान की, यकीन मानिए कसम से, बहुत याद आई कि मैं अपना इतना प्यारा वतन छोड़ के जा रहा हूँ। तो राना साहब, आपको ईरान में जब कुछ तकलीफ महसूस हुई तो आपको वापस जाने के कुछ ख्यालात आ रहे थे? जी ख्याल तो बहुत आ रहे थे, पर ये भी डर नहीं था लग रहा। ये महसूस हो रहा था कि जो उनसे रिश्तेदार हैं, जिन्हें हम पंजाबी में शरीक बोलते हैं, वो क्या बोलेंगे जी, अब इसका जी भर गया, ये आ गया, ये इतने जो गए था। जैसे भी करके मैं उनके डर से ना, उनकी बातों से मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने अपना सफ़र जारी रखा। यानी पाकिस्तानी सरहद से क्रॉस होने तक, तेहरान तक आपको पहुंचने में कितने दिन लगे? जी पाकिस्तान से तेहरान तक मुझे तकरीबन 8-10 दिन लगे। इसी दौरान घर वालों से कोई गुफ्तगू हुई हो? जी हुई थी, मेरे भाई से हुई थी बात। उसने बोला भाई आ जाओ वापस, हमें इधर बहुत अच्छा रोज़गार मिल रहा है, हम इधर ही काम करेंगे, तुम ना जाओ कहीं भी। तो मैंने बोला नहीं भाई, अब मैं नहीं आ सकता, मैं अब बहुत दूर निकल चुका हूँ, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने अपना सफ़र नहीं रोका और मैंने सफ़र जारी रखा अपना। तो आप जब माको पहाड़ी एक बोलते हैं, जिसे मौत की पहाड़ी भी बोला जाता है, जी जब उसको आपने देखा तो क्या महसूस किया? क्योंकि उस वक़्त हर वक़्त गर्मियों में, सर्दियों में बर्फ़ दिखाई देती है। तकरीबन 10-10 किलोमीटर से वो पहाड़ी इतनी ऊंची है, 10 किलोमीटर से आप देख सकते हैं। जी ज़फ़र भाई, अगर तो हमें वो दिन में पहाड़ी पार करवाते तो हम नहीं कर सकते थे। अगर कोई भी होता दिन में वो पहाड़ी नहीं चढ़ सकता, क्योंकि वो बहुत खौफनाक है। और उधर मैंने अपनी आंखों से 1-2 आदमी को मरे हुए लेटे हुए देखा है, ठीक है। तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम उसकी तरफ जाएं, ठीक है। तो रात का वक्त था, तो हमने बस शौक शौक में पहाड़ी क्रॉस कर ली। क्रॉस क्या की, क्रॉस हमने रात, पूरी रात में पहाड़ी के ऊपर चढ़े हैं और अगले दिन हमने क्रॉस किया पहाड़ी। तो राना साहब, वो क्या जो इंसान फौत हो जाता है, अशरफुल मखलूक़ात होती है इंसान, क्या वो कुत्ते की तरह उधर ही पड़ा रहता है या उसे कोई दफना देता है या पत्थरों से ऊपर, पत्थर वगैरह उसके ऊपर डाल के चलो गुजारा कर देते हैं? जी भाई, मैंने जो जो सी लाश देखी है वो उधर ही गल रही थी, सड़ रही थी, पता नहीं कितने दिन हो गए थे वो उधर ही पड़ा था। उसका कोई उठाने वाला नहीं, कोई ले जाने वाला नहीं, ठीक है। मुझे नहीं पता उनके घर वालों पे क्या गुजर रही होगी, अगर पता भी है या नहीं पता, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। बहरहाल मैंने अपनी आंखों से उस आदमी को देखा है। इसी दौरान राणा साहब, आपने क्या महसूस किया? जी मेरा दिल तो बहुत घबराया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने बोला नहीं, अगर किस्मत में है तो मौत तो इधर ही आ जाएगी, अगर नहीं तो फिर अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुंचेंगे हम। तो राणा साहब, आपको माँ को पहाड़ी तक करीब ले जाने के लिए क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ा?
जी, आप में इससे बेहतर जानते हैं, आपने भी तो सफ़र किया ही है। बहरहाल मैं आपको कुछ डिफरेंट बताता हूँ। हमारे साथ हुआ ऐसे, कुछ लोग जो हैं वो 8-10 दिन में तुर्की पहुँच जाते हैं, लेकिन हमें 15 दिन 20 दिन लग गए थे। हमने बहुत मुश्किल का सफ़र तय किया, क्योंकि हमारी वजह, जब हम आ रहे थे तो वो ईरानी लोग बोलते थे कि जी आज निकालेंगे, कल निकालेंगे, परसों निकालेंगे, ऐसे कैसे करते 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 हमें उन्होंने 1-2 दिन या 5 दिन हमें लेट कर दिया ईरान में, ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा वो टेंशन में आ गए, तो कई लड़के थे सरगोदा के, वो वापस चले गए थे जी, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मगर हमने हिम्मत की और बर्दाश्त किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज कामयाब है इस। जब माको पहाड़ी है जी तो उसके करीब पहुंच गए तो आपको उस यानी तुर्की के सरहद तक पहुंचने तक कितना वक्त या कितने घंटे दरकार थे? जी, माको पे पहुंचते ही हमने सुबह क्रॉस किया है पहाड़ी। क्रॉस करते ही हमने बॉर्डर जो सा है वो तुर्की के हदूद में दाखिल हो गया। फिर एजेंट लोगों ने बोला है कि आपको इधर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उधर फिर हमने पानी शानी वगैरह पिया, और गाड़ी आई है, उसने बोला किस किस के आदमी हो, हमने बताया जी फलाने के हम आदमी है। उसने गाड़ी में बिठाया और सेफ में ले गए हैं। फिर उधर पेमेंट वगैरह हुई है हमारी। उससे बाद पेमेंट होने के बाद उन्होंने हमें उधर से 2 दिन बाद रवाना कर दिया था इस्तांबुल की तरफ। तो राणा साहब मैंने सुना है तकरीबन एक कार में 4 से 5 आदमी आते हैं, तो उसमें 10-10-15 आदमी डाल दिए जाते हैं, ये सच है? जी बिल्कुल सच है जी। 5 लोग जो से 7 लोग जो से सीट पे बिठाते हैं, 2 लोग आगे फ्रंट पे बिठाते हैं, 3-4 जो से डिक्की में घुसा देते हैं, ठीक है। 10-15 तो दूर की बात है, 20-20 भी आदमी लड़के लेके आती है वो कार जो सी है ना, बहुत जुल्म करते हैं जी। और डिग्गी में आपको डाला गया था कि जी, आप बच गए थे? मैं 2 दफ़ा डिक्की में सफ़र किया है। हम्म। बहरहाल डिक्की में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है भाई। वहाँ दिल घबराता है उसमें? जी, दिल तो घबराता है, बाकी उन्होंने कोई ऐसा सिस्टम किया होता है कि हवा इंसान को मिलती रहती है, इंसान ज़िंदा रहता है डिक्की में। उन्होंने एक सुराख सा निकाला होता है और उधर से हवा आती रहती है, इंसान का सांस चलता रहता है। तो आपको तुर्की में किस रास्ते से इंटर किया गया था? जी, हमें दोगोबियाज की तरफ से, माको से जब हम निकले हैं तो आगे दोगोबियाज का शहर आता है, सबको पता है दोगोबियाज का। दोगोबियाज आए हैं तो उधर हमने उनको पेमेंट किया, और पेमेंट करने के बाद 2 दिन बाद उन्होंने हमें उधर से रवाना कर दिया। यानी जानी आप ईरान से तुर्की में दाखिल हुए थे, कितने आदमी थे जब आप वो क्रॉसिंग की है? जी, कम अज़ कम 5,000 के करीब थे, कम अज़ कम। एक रात में 5,000 आदमी? 5,000 के, सारे पाकिस्तानी तो नहीं थे, अफ़गानी थे, ईरानी थे, इस तरह के लोग भी थे। अफ़गानी और पाकिस्तान ज़्यादा थे उधर। उसमें पाकिस्तानी की कितनी तादाद थी? 2-3 हज़ार पाकिस्तान की तादाद है और 2-3 हज़ार अफ़गानियों की तादाद थी। तो राना साहब आप हमें बहुत अच्छा इंटरव्यू दे रहे हैं। जी तो आपसे हमने पूछना है, जब ईरान की से तुर्की में क्रॉसिंग हो जाती है जी जी। तो इंसान वो जो सा एजेंट होता है वो वापस चला जाता है या आपको आगे तक ले जाता है? कौन सा, ईरानी एजेंट या ईरानी एजेंट? जी, वो आता है फिर वापस अगले दिन जाता है, या पता नहीं कब जाता है, बहरहाल वो हमारे साथ आता है। वो उसके बाद का हमें नहीं पता वो कब जाता है पाकिस्तान, वो ईरान वापस या जाता है या नहीं जाता है, इस बात का हमें इल्म नहीं है। तो सरहद के रास्ते से लेकर आपको सेफ यानी कमरे तक पहुंचने के लिए जहां आपको ठहराया जाता है, खाना दिया जाता है, जी तो वहां तक पहुंचने में कितना वक्त दरकार था, यानी कितना आपको घंटा पैदल चलना पड़ा था? जी, समझे आधा पैदल हमने चला और आधा गाड़ी में सफ़र तय किया। तो आप राना साहब जब तुर्की में दाखिल हो चुके तो आपने क्या महसूस किया? जी, जब मैं 2-3 दिन तुर्की में दाखिल हो गया, ऐसे ही लग रहा था कि अभी मैं पाकिस्तान चला जाऊँ, अभी चला जाऊँ, अभी चला जाऊँ, ठीक है। मेरा दिल नहीं था लग रहा इधर, 2-3 दिन, हफ्ता 15 दिन मेरा दिल नहीं लगा इधर। तो आप जब सेफ में आ गए, जिसे कमरा बोलते हैं, जिसे एजेंट पहले से ही खरीद कर रखता है पहले से, जब राना साहब आप सेफ में आ गए थे तो आपने क्या महसूस किया? जी, महसूस क्या करना था, मुझे ये पता चल गया अब मैं तुर्की में दाखिल हो गया हूँ, अब मुझे किसी किस्म का खतरा नहीं है। तो वहाँ आपके लिए खाना वगैरह का इंतज़ाम था? जी, इंतज़ाम तो नहीं था, हमने आकर खुद ही बनाया खाना और खाया। खाना का इंतज़ाम नहीं होता कहीं भी, ठीक है। हमने खुद बनाया और हमने खुद ही खाया वो खाना। तो नाजरीन, ये हमारे राना एहतशाम थे जो पाकिस्तान से बहुत ही मुश्किलात का सफ़र करके तुर्की आए थे। तो वो जैसे पाकिस्तान से तुर्की तक उन्होंने कितनी कितनी मुश्किलात उठाई वो बता रहे थे। तो वो यानी किस तरह तुर्की की एक सेफ में दाखिल हुए, तो वहाँ कैसा खाना मिला,
तो उसके बाद वो इस्तांबुल कैसे पहुँचे, तो पहुँचने के बाद काम वगैरह कैसे मिला, किसने लगवाया, कि लगवाने के पैसे कितने दिए, तो वो हम आपको बताएंगे अगली किस्त में। तो ये हमारा चैनल है डॉक्टर ज़फ़र इकबाल 100 टीवी, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और पसंद आने की सूरत में लाइक भी करें। आपके हौसला अफजाई के हम शुक्रगुजार होंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किस्त में। तो अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।